हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और प्रश्न का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को हल करने की। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह की जो है नई नई वीडियो मिलती रहेंगी हमेशा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने के लिए निषिद्ध करता है? निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में जो है पक्ष परिवर्तन करने के लिए निषिद्ध करता है? पक्ष परिवर्तन का मतलब है दल बदल कानून से मतलब है। तो ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 52वां संविधान संशोधन, इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल संबंधी कानून को रखा गया, और जिसमें कहा गया कि आप पक्ष परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वह राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि जनता जो है डायरेक्ट रूप से इनको नहीं चुनती है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो इसका ऑप्शन ए है नेहरू युग में, ऑप्शन बी है इंदिरा युग में, ऑप्शन सी है राजीव गांधी युग में, ऑप्शन डी है बीपी सिंह युग में। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा नेहरू युग में। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल का जो पद है गाड़ी के 5वें पहिए का समान, यानी कि स्टेपनी, आप समझते होंगे कि एक एक्स्ट्रा जो है टायर रखा जाता है जिसे स्टेपनी कहते हैं गाड़ी में। तो राज्यपाल का जो पद है नेहरू युग में, कहने का तात्पर्य है 1952 से 1964 में के अंतर्गत। तो नेहरू युग में जो है राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए यानी कि स्टेपनी के समान बनकर रह गया था, यानी कि राज्यपाल को सिर्फ आवश्यक समय के लिए ही याद किया जाता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो इसका मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं, इसका दोस्तों चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लेना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी कि पारित होने की बात पूछ रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1959। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 1956, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया था 1956 में, लेकिन इसका जो गठन हुआ था 1953 में ही हो गया था। तो इसको याद रखना, इसका गठन 1953 में हुआ था लेकिन पारित किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? मतलब दोस्तों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा जो हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों के लिए काम करता है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा गुवाहाटी। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी जो है एक से अधिक राज्यों के लिए काम करता है। यहाँ दोस्तों असम का जो है हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है असम का हाई कोर्ट है, और असम की राजधानी भी गुवाहाटी है। तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है यह असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, यह जो है
4 राज्यों के लिए जो है काम करता है। पहले इसमें कुछ और राज्य शामिल थे, लेकिन अब हटा दिए गए हैं, उनमें जो है बना दिए गए हैं ऑलरेडी हाई कोर्ट। तो अब वर्तमान में जो है 4 राज्यों के लिए काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किन राज्यों में जो है लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्यों में जो है लागू नहीं होती है? आखिर 6ठी अनुसूची में है क्या दोस्तों? तो 6ठी अनुसूची में कहा गया है कि कुछ राज्यों के भीतर जो है जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। तो दोस्तों 6ठी अनुसूची जो है इनमें से किन राज्यों में जो है लागू नहीं होती है? जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा मणिपुर होगा। दोस्तों जो 6ठी अनुसूची है वह मणिपुर में लागू नहीं होती है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक मिजोरम है, इनमें से जो है चारों राज्यों में लागू होती है, लेकिन मणिपुर में जो है लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी, इसे शॉर्टकट में आरओ कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है कौन होता है? तो दोस्तों इसका मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं, आप लोग देख लेना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए जो है उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। मतलब रिटर्निंग ऑफिसर वह होता है, वह मतलब कि जो अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वही रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? तो ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर 1966, ऑप्शन सी है 1 सितंबर 1966, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1965। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा राज्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर हर्जाना है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसे शॉर्टकट में सीएजी कहते हैं, और पूरा नाम होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी जो है भारत का ऐसा पद है कि एक बार अगर इस पर से जो है इस पद से आप सेवानिवृत्त हो गए तो भारत के जो है किसी भी पद को जो है सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो है एक ऐसे भी जो है सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहे जिनको बाद में जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि इसके जो है अपवाद रहे हैं। तो ऑप्शन ए है के संथानम, ऑप्शन बी है ए के चंद्रा, ऑप्शन सी है महावीर त्यागी, ऑप्शन डी है जेपी सेलट। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए के चंद्रा। ए के चंद्रा जो है सीएजी के पद पे थे, और सीएजी के पद से जो है सेवानिवृत्त होने के बाद इनको जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता हैं। लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता हैं। तो ऑप्शन ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है राम सुभंग सिंह, ऑप्शन डी है वाई डी चौहान। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा राम सुभंग सिंह। लोकसभा के विरोधी दल के जो पहले मान्यता प्राप्त नेता हैं राम सुभंग सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? भारत का राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, और ऑप्शन सी है 1/6 भाग, और ऑप्शन डी है 1/12 भाग। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा 1/3। जो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है 1/3 चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन बी है सीडी देशमुख, ऑप्शन सी है जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। डॉक्टर जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा से, ऑप्शन बी है नदी जल विवादों से, ऑप्शन सी है शेयर घोटालों से, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंधों से। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। जो सरकारिया आयोग का संबंध है वह केंद्र राज्य जो है संबंधों से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था?
तो ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं, आप लोग देख लेना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यही राइट ऑप्शन होगा इसका। मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री और जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के पुनर्गठन के समय देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था, तो उस समय जो है देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 85, ऑप्शन डी है 65। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 70। जो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को, तो उस समय देशी रियासतों के जो है 70 प्रतिनिधि भेजे गए थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस लोकसभा कार्यकाल में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही। तो दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऐसा लोकसभा का कौन सा कार्यकाल रहा जिसमें महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही। तो ऑप्शन ए है 8वीं लोकसभा, ऑप्शन बी है 12वीं लोकसभा, ऑप्शन सी है 13वीं लोकसभा, ऑप्शन डी है 17वीं लोकसभा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। इसमें जो है 103 महिला सांसद थी, जिसमें से लोकसभा में 78 महिला सांसद थी और राज्यसभा में जो है 25 महिला सांसद थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को जो है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन ए है द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। आखिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ऐसी प्रणाली है जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो यह मार्लो मिंटो सुधार की जो है सबसे बड़ी कमी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है मुख्य सचिव, ऑप्शन बी है प्रभारी सचिव, ऑप्शन सी है संभागायुक्त, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा संभागायुक्त। जिला कलेक्टर जो है संभागायुक्त के अधीनस्थ कार्य करता है। संभागायुक्त को कमिश्नर कहते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343(1), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 345(1), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 346(1), ऑप्शन डी है अनुच्छेद 348(1). तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 343(1). अनुच्छेद 343(1) के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया। तो ऑप्शन ए है संघ सूची से राज्य सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची से संघ सूची में, ऑप्शन सी है राज्य सूची से समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी है संघ सूची से समवर्ती सूची में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राज्य सूची से समवर्ती सूची में। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो है वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। तो ऑप्शन ए है बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समिति से, ऑप्शन बी है निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, ऑप्शन डी है चकमा समस्या से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है निर्वाचन सुधारों से था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के जो है स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि कार्यपालिका के ऐसे अधिकार जो कि आपातकालीन स्थिति में जो है, जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है आपातकालीन स्थिति में। तो इस प्रकार की कार्यपालिका के अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा जर्मनी। दोस्तों इसको याद रखना, इसका राइट ऑप्शन होगा जर्मनी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देना और वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर करना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको इसी तरह की जो है नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ।